30 साल बाद का मौका परस्त सच। सच कभी मौका परस्त नहीं होता। अगर मौका परस्त होता है तो सच नहीं होता। हमारे यहां लेकिन बदकिस्मती देखिए कि कोई जर्नैल हो, कि कोई जज हो, या कोई और आला सरकारी अफसर, वो सच लेकिन 20-30 साल बाद बोलता है। आइए आज खुद से कुछ तल्ख सच बोलते हैं। इसलिए वो तमाम दोस्त जो मसरूफ़ हैं या चलते फिरते इस वीलॉग को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, या जिन्हें किसी दूसरे काम में इस वक्त मसरूफियत लाहक है, उनसे गुजारिश है कि वो ये वीलॉग बंद कर दें। और आपके लिए ये वीलॉग बिल्कुल नहीं है। आपको जब वक्त मैसर हो तब आप इस वीलॉग को निहायत सुकून से सुनिएगा। बात यह है कि भुट्टो को गिरफ्तार किया गया, मुकदमा चलाया गया, हर तरफ शोर था कि भुट्टो एक मुजरम है। शायरों से ज़ियाउल हक के लिए कसीदे लिखवाए गए, जिन्होंने ना लिखे उन्हें गालियां दी गईं, गद्दार वतन कहा गया, जिला वतन किया गया। सहाफ़ियों से भुट्टो के खिलाफ मज़ामीन लिखवाए गए। मुल्क तोड़ने का सारा जुर्म भुट्टो पर ठोंसा गया, उन्हें कातिल पुकारा गया। दूसरी तरफ ज़ियाउल हक को कौम का हीरो बनाकर पेश किया गया। जिन सहाफ़ियों ने सच बोलने की कोशिश की उन्हें कोड़े मारे गए, जेलों में डाला गया, उन्हें भी मुल्क दुश्मन करार दिया गया। आम लोगों की एक बड़ी तादाद यही समझती रह गई कि शायद वाकई भुट्टो कोई मुजरिम था। हमें 30 बरस बाद पता चला कि भुट्टो साहब को फांसी अदालती कत्ल में आती है, या भुट्टो साहब को दी जाने वाली फांसी असल में रियासत की जानिब से किया जाने वाला कत्ल था। लेकिन जब यह मुकदमा चल रहा था, जब ये जज जर्नैलों के कहने पर इंसाफ के तराजू में बेज़मीरी, खौफ और नाइंसाफ़ी का बाट रखकर अपनी रूह और अपने इदारे की तकरीम का सौदा कर रहे थे, उस वक्त इन्होंने सच नहीं बोला। ये सच बाद में इन जजों ने टीवी पर बैठकर 20-30 साल बाद बताया। मैं 90 की दिहाई में टीनेजर था, लेकिन बाखुदा कसम ले लीजिए, तब मुझे मुकम्मल यकीन था कि बेनज़ीर भुट्टो मुल्क दुश्मन है, सिक्योरिटी रिस्क है। मुझे पक्का यकीन था कि बेनज़ीर भुट्टो मुल्क के जौहरी असासे ख़त्म करने वाली हैं, जौहरी प्रोग्राम रोल बैक करने वाली हैं। मुझे पक्का यकीन था कि बेनज़ीर भुट्टो खालिस्तान की फहरिस्तें राजीव गांधी को दे आई है। सवाल यह है कि मुझे ये यकीन क्यों था? मैं तो बच्चा था, और ये यकीन किस बिना पर था? एक 12-14 बरस के बच्चे को किसी बात पर यकीन कैसे आ सकता है? कब आता है? वजह सादा सी है। उस बच्चे के आसपास प्रोपेगेंडा का एक पूरा ढांचा खड़ा था। उस बच्चे के कान में मुसलसल पड़ता रहा था कि बेनज़ीर भुट्टो को अमेरिका ने पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाया है, पाकिस्तानी कौम ने नहीं, और अब वो किसी भी वक्त पाकिस्तान का सौदा करने वाली है। 20-30 साल बाद पता चला कि वो तो सब बकवास था। असल में मुल्क का सौदा तो उन्होंने किया जो बेनज़ीर भुट्टो पर ये इल्ज़ाम लगा रहे थे। उन्होंने बैंक के बैंक खाली करके सियासत में मुदाखलतें की। उन्होंने असल में इस मुल्क की जड़ें खोखली की। 30 बरस बाद जर्नैलों ने बताया कि सोवियत यूनियन के खिलाफ तब का जिहाद डॉलर लेकर लड़ी जाने वाली मफाद की जंग था। साहिबो, वक्त पर सच बोलना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। ये जो लोग कहते हैं ना कि झूठ बहुत कमज़ोर होता है और सच बहुत मजबूत होता है, ये फजूल बात है। सच हमेशा कमज़ोर होता है और झूठ हमेशा ताकतवर होता है। झूठ को समझना आसान होता है, झूठ फहमी आसान काम है, झूठ आसानी से बोला जा सकता है, झूठ में तमाम तर जवाबात मौजूद होते हैं, झूठ इत्मीनान बख्श होता है, झूठ तसल्ली देता है, झूठ मीठा होता है, झूठ में उम्मीदें होती हैं, झूठ में कहानियां होती हैं, उन कहानियों के साथ लोगों के मफादात जुड़े होते हैं। सच सवाल होता है, कर्ब होता है, बेयकीनी और अदम इत्मीनान का बायस होता है, और मफादात से बालातर होता है। आज तक झूठ बोलकर कोई सूली चढ़ा है? सच बोलकर लोग सूली चढ़ते रहे। झूठ मुनज़्ज़म होता है, झूठ का साथ देने वाले जाबजा होते हैं। झूठ एक जाले की तरह आपके आसपास बुन दिया जाता है, और ऐसे में आपको कोई इक्का दुक्का सच की आवाज़ आए भी तो आपको वो सच झूठ दिखाई देने लगता है।
झूठ के इस सारे जाले का तोड़ सवाल से मुमकिन है, मगर सवाल करना आसान नहीं है। सवाल करना सीखना पड़ता है। उसके लिए इत्मीनान, तसल्ली, सुकून, यकीन, बल्कि अपनी ज़ात से बाहर निकलकर सीधा और दो टोक रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। आप में से हर शख्स यहां नाराज़न रहता है कि वो सच सुनना चाहता है। हर शख्स को ये शिकायत होती है कि लोग सच नहीं बोलते, साफी झूठ बोलते हैं, लिफाफे लेकर जाने क्या से क्या बात बता देते हैं। ज्यादा लुत्फ की बात यह है कि ये जुमले बोलता भी वही है जो झूठ सुनने का ख्वाहिशमंद होता है। इस सच की फरमाइश करने वाले शख्स को सच सुनाया जाए तो आपको गाली देकर झूठ के कसीदे पढ़कर नाराजन हो जाएगा, उल्टा आपके सच पर अपना झूठ रख देगा। 90 की दिहाई में हमने सुना कि आसिफ जरदारी बहुत बड़े करप्ट हैं, चोर हैं, डाकू हैं। हमने तो मिस्टर 10% तक सुना। मुल्क के अंदर भी ये खबरें छपी, बैनुल-अक़वामी मीडिया पर भी ये खबरें छपी। करप्शन के इल्जामात के तनाजुर में बेनज़ीर की हुकूमत तक उल्टा दी गई। आसिफ जरदारी बरसों जेल में कैद रहे, मगर जुर्म साबित कोई नहीं हुआ। क्यों? अगर आसिफ जरदारी ने वाकई कौम के पैसे खाए थे तो उनसे एक पाई भी वसूल किए बगैर मुकदमात कैसे खत्म हो गए? अगर वो वाकई कौम के मुजरिम थे तो मुल्क के सदर कैसे बन गए? और अगर किसी भी अदालत में उन पर करप्शन का कोई भी इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका तो वो चोर या करप्ट या मिस्टर 10% कैसे हैं? 90 की दिहाई में हमें बताया गया था कि नवाज शरीफ निजात दहिंदा हैं। हमने यकीन कर लिया। नवाज शरीफ ने बेनज़ीर भुट्टो को जाने क्या क्या कहा, हमने उस पर भी यकीन कर लिया। फिर मुशर्रफ ने नवाज शरीफ पर करप्शन के इल्ज़ाम लगाए, हमने उस पर भी यकीन कर लिया। सवाल यह है कि अगर नवाज शरीफ करप्ट हैं तो सीधा साधा उन पर मुकदमा चलना चाहिए था। ये अकामा कहां से आ गया? ये सादिक और अमीन कहां से आ गया? और नैब की अदालतों के जजों से आईएसआई के एहलकारों की मिलने की क्या वजूहत थी? भाई सीधा साधा मुकदमा चलता शफाफ अंदाज से। अगर किसी ने कोई मिलावट की है, कोई चोरी की है, कोई डकैती की है, उसके सबूत अदालत में पेश होते, सजा हो जाती। वो जज जो खुद एतराफ करता पाया गया हो कि उसने दबाव में फैसले सुनाए, वो जज जिसे वीडियो पर उसने खुद एतराफ किया हो और उस वीडियो के सामने आने के बाद उसे उसी वीडियो के तनाजुर में बर्खास्त किया गया हो, क्या ऐसे जज के फैसलों की कोई हैसियत रह जाती है? फिर सवाल यह भी है कि पाकिस्तानी अदालतें जो पहले ही अपने कंधों पर नजरिया ज़रूरत का बोझ, अदालती कत्ल का बोझ, हुकूमतें गिराने का बोझ, फौजी जर्नैलों का आलाकार बनने का बोझ और तराजू पर नाइंसाफ़ी की आलूदगी का बोझ रखती हैं, क्या वो अदालतें काबिल एतमाद रह गई हैं? और अगर नहीं हैं तो क्या वो कभी हर तरह के बोझ से खुद को अलग करके बेखौफ फैसले करने लायक होंगी? ये सवाल है। फिर ये भी सवाल है कि किसी ने जुर्म किया है तो उस पर शफाफ अंदाज से मुकदमा क्यों नहीं चल सकता? उसकी बाबत तमाम तर शवाहिद शफाफ और सीधे साधे अंदाज में अदालत में क्यों पेश नहीं हो सकते? और मुल्क के कानून और दस्तूर के तहत इंसाफ क्यों नहीं हो सकता? इंसाफ इंतकाम नहीं होता और इंतकाम इंसाफ नहीं होता। फिर सवाल यह भी है कि इस मुल्क में एक तरफ अदालतें इतनी कमजोर हैं कि किसी जागीरदार, किसी सरमायादार, किसी वडेरे को कत्ल के जुर्म में भी सजा नहीं सुना सकती, तो अचानक वो इतनी मजबूत कैसे हो जाती हैं कि मुल्क के वजीर आजमों को, सियासी रहनुमाओं को सजाएं सुना देती हैं? महीनों महीनों वो जेल में पड़े रहते हैं, सालों सालों पड़े रहते हैं, फिर छोड़ देते हैं। फिर सवाल यह भी है कि क्या मीडिया पर हम जो कुछ सुनते हैं ये सब सच है? ये मीडिया की जुबान पर अल्फाज रखने का काम तयशुदा तरीके से कौन करता है? अगर करता है तो ये प्रोपेगेंडा का निजाम बनाता कौन है? इस वक्त झूठ का यह आलम है कि झूठ सबसे बड़ा सच और सच सबसे बड़ा झूठ है। आपको अपने आसपास जितना सच नजर आए, जब अचानक तमाम टीवी एंकर्स चीख चीख कर सच बोलते नजर आने लगे, हर जानिब शोर सुनाई दे और एक नारा हर जानिब नजर आने लगे, तो समझ लीजिए यह सच एक सरासर झूठ है। अभी कुछ अरसे पहले की बात है, वजीरिस्तान में खड़कमड़ का वाकया पेश आया। उसमें कोई दर्जन से ज्यादा इंसान बेमौत मारे गए। टीवी पर अचानक हमने सुना कि मोहसिन दावड़ और अली वजीर ने फौज पर हमला किया है। फिर मोहसिन दावड़ और अली वजीर को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर अचानक हमने सुना कि हुकूमत की जानिब से मरने वालों की उनको इमदादी रकम दी जा रही है, चेक दिए जा रहे हैं।
फिर हमने सुना अली वजीर और मोहसिन दावड़ के खिलाफ पेश करने के लिए कोई सबूत नहीं है और मुकदमा खत्म हो गया है और वो दोनों छूट भी गए हैं। सवाल ये है कि इन 16 इंसानों का कातिल कौन है, और जो कातिल है क्या वो कभी इंसाफ के कटहरे में आएगा? और अगर नहीं आएगा तो अगर कत्ल के वाकयात का कोई पुरसाने हाल नहीं है तो करप्शन की ड्रामेबाजियां क्या हैं? कत्ल बड़ा जुर्म है ना। मॉडल टाउन हो कि बल्दिया टाउन हो कि खलखमर हो कि साहिवाल हो कि पक्का किला हो कि कटी पहाड़ी हो कि 12 मई हो कि 16 दिसंबर हो, कोयटा के हजारा हो कि खैबर और पारा चनार के मकतूल, किसी एक का कोई कातिल दस्तयाब नहीं होता। और अगर इंसाफ का निजाम यह है कि यहां मरने वालों का कातिल नहीं मिलता तो फिर सियासी रहनुमाओं की करप्शन की ड्रामेबाजियां बंद करो। सच को झूठ और झूठ को सच बनाकर बेचने वाले माशरे में हर शख्स अपने ऊपर एक लिबादा ओढ़ रखता है। मुनाफिकत के इस माशरे में सरबराही उसके हवाले कर दी जाती है जो इतना बड़ा झूठा और मुनाफिक होता है, इतना बड़ा झूठा और मुनाफिक होता है कि फरिश्ता लगता है। जब तक आप सवाल करना नहीं सीखेंगे, जब तक आप झूठ के इस जाले को तोड़ना नहीं सीखेंगे, आप 90 की दिहाई के टीनेजर ही रहेंगे। आज के सच के ठेकेदार 20-30 साल बाद आपको आकर बताएंगे कि वो सब झूठ था। तब तक आप मेरी उम्र को पहुंच चुके होंगे और आपकी जगह एक नई टीनेजर नस्ल ले चुकी होगी जिसे आप ठीक यही कुछ समझा रहे होंगे जो मैं इस वक्त आपको समझा रहा हूं। 70 साल से यही चल रहा है, 70 साल तक यही चलता रहे।